अपोकलिप्स के रुइंस के बीच जहां हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, एक ट्रक सड़क पर तेजी से भाग रही थी। अंदर दो सर्वाइवर्स अपने फैमिलीज तक पहुंचने के लिए रेस कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मॉन्स्टर्स तेजी से उनके करीब आ रहे थे। तभी मेन कैरेक्टर किम ट्रक के पीछे का हिस्सा खोलता है और अपने सब स्पेस का इस्तेमाल करके हर तरह का जंक उन पीछा करने वाले क्रीचर्स पर फेंकना शुरू कर देता है। खासकर रेफ्रिजरेटर्स बेहद इफेक्टिव साबित होते हैं। मॉन्स्टर डॉग्स क्रश होकर पूरी सड़क पर बिखर जाते हैं। डेंजर खत्म होने के बाद अब उनके रास्ते में कुछ नहीं था। किम अपने सब स्पेस से एक कोक और एक डोनट भी निकालता है और ड्राइवर को देता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन ये कोई साधारण सब स्पेस नहीं था। ये एक पूरा लॉजिस्टिक्स सेंटर था जो इन्फिनिटली रिसोर्सेज मल्टीप्लाई कर सकता था, और सब कुछ हमारे हीरो के कंट्रोल में था। वो खुद भी किसी भी टाइम वहां हाइड हो सकता था और अपने फ्रेंड्स को भी उस सेफ जोन में ला सकता था। तो फिर उसे इतनी अनबिलीवेबल पावर कैसे मिली? ये सब कुछ बस कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। इस मैनहुआ का मेन कैरेक्टर सबसे साधारण व्यक्तियों में से एक है, जो लॉजिस्टिक्स सेंटर में काम करके अपना गुजारा चलाता है। किम जोंग यून को अपनी जॉब बहुत पसंद नहीं है, और आपको जल्द ही समझ आ जाएगा क्यों। जब वो अपने बगल की रोबोट से बातचीत करने की कोशिश करता है तो मशीन उसे इग्नोर कर देती है और सीधे काम पर लग जाती है। यही चीज उसे इस जगह के बारे में नापसंद है। पूरा लॉजिस्टिक्स सेंटर एडवांस्ड एआई रोबोट से भरा हुआ है जो ज्यादातर लेबर हैंडल करते हैं। किम सब कुछ सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आसपास बात करने के लिए कोई नहीं है। वो अक्सर उदास महसूस करता है, ह्यूमन इंटरेक्शन की वार्मथ को मिस करता है और कभी कभी सोचता है कि क्या वो गलत जगह पर है। ये सब 2 मंथ्स पहले शुरू हुआ जब वो मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ था, जिसने बैड लक की स्ट्रीक की शुरुआत की। पहला झटका तब लगा जब उसके पेरेंट्स रिलोकेट होकर चले गए। डिस्चार्ज गिफ्ट के रूप में उन्होंने उसके छोटे अपार्टमेंट की डिपॉजिट और 6 मंथ्स का रेंट पे कर दिया और उसे अपने पुराने स्कूल के पास अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। इस तरह उसकी अकेली जिंदगी फोर्स हो गई उस पर। फाइनेंशियली तो वो स्टेबल था, गवर्नमेंट सपोर्ट और पेरेंट्स के रेंट कवर करने की वजह से। इसीलिए उसने जॉब खोजने में अपना टाइम लिया, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की उम्मीद में, बिना किसी रश के। अनफॉर्चुनेटली चीजें एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं चलीं और उसे खुद को प्रूव करने का चांस मिलने से पहले ही रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलती गई। 1 मंथ की जॉब सर्चिंग के बाद वो बोर्डम से पागल होने लगा। एक दिन जब वो अपनी सिस्टर से अनएम्प्लॉयड ब्रदर होने के बारे में वेंट कर रहा था तो उसने उसे मर्सिलेसली चिढ़ाया। उनकी कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने मेंशन किया कि बहुत सारे लोग डिलीवरी कंपनीज के लिए ऑपरेटर्स के रूप में काम कर रहे थे, एआई रोबोट्स का इस्तेमाल करके चीजों को आसान बनाने के लिए। उसकी इंटरेस्ट पीक बहुत हो गई, जिसने उसे इस लाइफलेस जगह तक ला दिया जहां लिटरली बात करने के लिए कोई नहीं है। जैसे मैं ये नरेट कर रहा हूं, कोई और उसे कॉल करता है। ये पर्सन देखने में काफी ग्रम्पी और अनप्लेजेंट लगता है फर्स्ट ग्लांस में, कोई जो आसानी से मैनेजर के रूप में पास हो सकता है। एनीवे, सीनियर वर्कर किम को इन्फॉर्म करता है कि ट्यूना स्टॉक खत्म हो गया है, डिस्पाइट सिस्टम ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी कुछ है। वो किम को बताता है कि वेयरहाउस चेक करो किसी मिसिंग स्टॉक के लिए, और ऑब्वियसली किम फोर्स्ड स्माइल के साथ अग्री कर जाता है। ऑनेस्टली बात करें तो उसे रोबोट्स अपने कोल्ड हार्टेड सीनियर से ज्यादा वार्म लगते हैं। जैसे ही किम वेयरहाउस में एंटर करता है, उसके पीछे का डोर बंद होना शुरू हो जाता है। वो क्विकली ट्यूना सर्च करता है, इवेंचुअली उसे स्पॉट करके ऊपर चढ़ता है उसे रिट्रीव करने के लिए। तभी वो डोर को लाउड थर्ड के साथ स्लैम होते हुए सुनता है। वो नॉब घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैम्ड है। वो अपने मैनेजर शिन को कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो ब्रीफली 911 कॉल करने पर कंसिडर करता है, लेकिन डिसाइड करता है कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो इमीडिएट डेंजर में नहीं है। इंस्टेड वो एक सेल्फी लेता है और अपनी सिस्टर को भेज देता है, उसे बताते हुए कि वो ट्रैप्ड है। वो इनिशियली उसे टीज करती है, लेकिन फिर मेंशन करती है कि उसने अपने हाउस के पास एक बिल्डिंग कोलैप्स होते हुए सुनी। नेचुरली किम वरीड हो जाता है और उसे कॉल करता है, लेकिन जब वो पिक करती है तो साइलेंट रहती है। जैसे ही वो सोचना शुरू करता है कि शायद ये एक प्रैंक है, पूरा वेयरहाउस शेक करता है और एक इमरजेंसी अलार्म ब्लार करता है। एटमॉस्फेयर केओटिक हो जाता है, अनाउंसमेंट्स के साथ इवैक्यूएशन की अर्ज करते हुए। वेयरहाउस में ट्रैप्ड, बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। किम डोर पे बैंग करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। पैनिकिंग करते हुए वो फिर से 911 कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि कोई सिग्नल नहीं है। वो अपना माइंड लूज कर रहा है, सोच रहा है कि क्या बाहर कोई फुल स्केल डिजास्टर हो रहा है। सडनली वो कुछ डोर पर दूसरी तरफ से पाउंड करते हुए सुनता है। हर हिट स्टील डोर में मैसिव डेंट्स छोड़ रही है, जैसे वो कार्डबोर्ड से बना हो। ट्रेम्बलिंग करते हुए वो डोर से पीछे हटता है, इंस्टिंक्टिवली जानते हुए कि चीजें टेरिबली रॉन्ग हो गई हैं, और अगर वो कोई नॉइज करता है तो वो डन है। स्वेटिंग करते हुए वो अपने नीज पर ड्रॉप हो जाता है, रिलीव्ड महसूस करते हुए जब पाउंडिंग रुक जाती है। दो बाहर की नॉइज और स्क्रीम्स अभी भी उसे टेरिफाई कर रहे हैं। 3 डेज बीत जाते हैं और वो अभी भी अंदर ट्रैप्ड है।
जो भी फूड अवेलेबल है उस पर सर्वाइव करते हुए। कोई भी उसे सर्च नहीं कर रहा, इसलिए वो कन्विंस्ड है कि कुछ कैटास्ट्रॉफिक हुआ है। वो वंडर करता है कि क्या कोई वॉर चल रहा है, और ऑलमोस्ट ग्रेटफुल महसूस करता है कि वो अंदर स्टक है, सोचते हुए कि शायद वो यहां सेफर है। अलार्म, जो कॉन्स्टेंटली ब्लार करता था, कल से साइलेंट है, जो उसे थोड़ी पीस दे रहा है। हावेवर, उसके फोन की बैटरी लो चल रही है, इसीलिए वो अनश्योर है कि वो कितने दिन लास्ट कर सकता है। ये शायद बाहरी दुनिया के लिए उसका फाइनल नोट है, प्रे करते हुए कि कोई उसे जल्द फाइंड करे और उसकी फैमिली को सेफ रखे। जब उसने सोचा कि ये और वर्स नहीं हो सकता, एक सिस्टम विंडो पॉपअप करती है, उसे नोटिफाई करते हुए कि वो सिलेक्टेड हो गया है और उसे अपनी अवेकेंड एबिलिटीज चेक करनी चाहिए। पहले तो किम सोचता है कि वो हलुसिनेट कर रहा है, लेकिन फिर एक और विंडो अपीयर होती है, रिवील करते हुए कि उसने अपना पर्सनल सबस्पेस गेन कर लिया है आइटम स्टोर करने के लिए। वो वंडर करना शुरू करता है कि क्या लास्ट 3 डेज से जो टूना कैंस खा रहा है उनमें कोई ड्रग है। एक और डिजिटल नोटिफिकेशन पॉपअप करती है, इन्फॉर्म करते हुए कि एक टारगेट डेजिग्नेट किया गया है और पूछते हुए कि क्या वो इसे स्टोर करना चाहता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो कंफर्म करता है और सडनली वो खुद को गिरता हुआ महसूस करता है, बाहर ग्राउंड पर हार्ड लैंड करते हुए। स्क्रैम्बलिंग करते हुए अपने फीट पर वो चारों ओर देखता है, बस सब कुछ रूइंस में पाता है, हर तरफ डिब्री और रेकेज। वो अपने सीनियर को पास में डेड पड़ा हुआ स्पॉट करता है, जैसे सिस्टम विंडोज फ्लैश करती रहती हैं। हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपने सीनियर की लाइफलेस बॉडी देखने के बाद वॉमिट करने में बहुत बिजी है। सिस्टम फिर अनाउंस करता है कि उसके लिए एक सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है और अब इंस्टॉल हो रहा है। सडनली वो पीछे से फुटस्टेप्स अप्रोच करते हुए सुनता है, उस पर एक ह्यूज शैडो कास्ट करते हुए, और वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये शैडो ह्यूमन नहीं है। जैसे सीन जूम आउट करता है, हम एक मॉन्स्ट्रस ऑर्क लाइक क्रीचर देखते हैं, शार्प फैंग्स और मैसिव ब्लड कवर्ड बॉडी के साथ। किम प्रोफ्यूजली स्वेटिंग शुरू कर देता है। खुद को काल्म करने की कोशिश करते हुए वो खुद को कन्विंस करता है कि जो लाउड रोर उसने 3 डेज पहले सुनी थी, शायद वो किसी गोरिल्ला या बेयर से आई होगी। स्टिल वो पीछे देखने की डेयर नहीं करता और इंस्टेड जितनी तेजी से हो सके भागता है, अपनी लाइफ के लिए रन करते हुए। पैनिक राइज करता है जैसे वो रियलाइज करता है कि वो एक लिटरल मॉन्स्टर से हंट किया जा रहा है। अपने फ्रैंटिक एस्केप में वो किसी के एंट्रेल्स पर भी स्टेप कर देता है। उसे कोई क्लू नहीं है कि यहां कोई ऑर्क लाइक क्रीचर क्यों है या ये उसके पीछे क्यों है, लेकिन एक चीज क्लियर है, उसे यहां से निकलना है। सडनली एक सिस्टम विंडो पॉपअप करती है, अनाउंस करते हुए कि सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गया है और पूछते हुए कि क्या वो सबस्पेस में एंटर करना चाहता है। बिना सोचे किम यस कहता है। जैसे ही मॉन्स्टर का हैंड उस पर स्विंग करता है, वो पोर्टल में लीप करता है, मॉन्स्टर को दूसरी साइड पर ट्रैप्ड छोड़ते हुए, फ्रस्ट्रेशन में ग्रोन करते हुए। किम कंफ्यूज्ड है, वंडर करते हुए कि क्रीचर उसे फॉलो क्यों नहीं कर सकता। एक फ्लोटिंग ड्रोन अपीयर होता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी परमिशन के बिना कुछ भी उसके सबस्पेस में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसका मास्टर है। ड्रोन फर्दर क्लैरिफाई करता है कि सबस्पेस पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। शॉक्ड, किम एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ डेजा वू महसूस करता है ड्रोन को उससे बात करते हुए देखकर। चारों ओर देखते हुए वो रियलाइज करता है कि वो वापस पीएक्स फुलफिलमेंट सेंटर वेयरहाउस में है, लेकिन अब ये उसके नए सबस्पेस का पार्ट है। जगह वही रोबोट से भरी हुई है जैसे पहले। सिस्टम फिर इन्फॉर्म करता है कि चूंकि वो फर्स्ट टाइम सबस्पेस में एंटर किया है, इसलिए उसे एक मैना स्टोन से रिवॉर्ड किया जाएगा। स्टोन उसके हैंड में मटेरियलाइज होता है, लेकिन वो ये फिगर आउट कर पाए कि ये क्या करता है, इससे पहले बाहर का मॉन्स्टर फिर से पोर्टल पर पाउंड करना शुरू कर देता है, उसे स्टार्टल करते हुए। वो मोमेंटरीली भूल जाता है कि वो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट से हंट किया जा रहा है और सिस्टम से पूछता है कि क्या उसे श्योर है कि क्रीचर अंदर नहीं आ सकता। सिस्टम उसे रीअश्योर करता है कि उसकी कंसेंट के बिना कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। एक नई सिस्टम विंडो अपीयर होती है, इन्फॉर्म करते हुए कि पैक्स फुलफिलमेंट सेंटर एक 5 स्टोरी फैसिलिटी है, जिसका टोटल एरिया 10,000 PI है, अप्रॉक्सीमेटली 33,000 मीटर स्क्वायर, और इसमें कस्टमर्स की लाइव्स इंप्रूव करने के लिए सब कुछ नेसेसरी है। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्रोडक्ट्स शिप कर सकता है, मैक्सिमम शिपमेंट साइज 2 मीटर के साथ। किम इस सारी इंफॉर्मेशन से उतना ही बैफल्ड है जितना कोई भी होता। सिस्टम उसकी कंफ्यूजन में ऐड करता है, स्टेटिंग करते हुए कि मेंटेनेंस के लिए बस 2 मिनट्स बचे हैं। किम अभी भी डिसोरिएंटेड पूछता है कि क्या फैसिलिटी 2 मिनट्स के बाद शट डाउन हो जाएगी। ड्रोन इसे कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो माना स्टोन का इस्तेमाल फैसिलिटी को पावर करने और सब स्पेस के अंदर ऑपरेशंस मेंटेन करने के लिए कर सकता है। एक मेना स्टोन से वो फैसिलिटी को 24 आवर्स तक रनिंग रख सकता है। इसकी एफिशिएंसी से इंप्रेस्ड किम सुनता है जैसे ड्रोन एक्सप्लेन करता है कि जब पैक्स सेंटर सबस्पेस में स्टोर किया गया तो इसकी एनर्जी सिस्टम मॉडिफाई हो गई माना स्टोन्स पर रन करने के लिए। किम अभी भी स्केप्टिकल
पूछता है कि क्या ये सच भी है या बस कोई साइफाई नॉनसेंस। सडनली फैसिलिटी की लाइट्स शट ऑफ हो जाती हैं और ड्रोन वार्निंग्स फ्लैश करना शुरू कर देता है। पीएक्स सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि पावर कट हो गई है और अगर एनर्जी रिस्टोर नहीं की गई तो पीएक्स फ्रेश प्रोडक्ट्स जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट और प्री प्रिपेयर्ड मील्स स्पॉयल होना शुरू हो सकती हैं। किम रियलाइज करता है कि इस केओटिक वर्ल्ड में जहां बाहर वॉर जोन है, फूड सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटर्स में पावर आउटेज एक ह्यूज प्रॉब्लम हो सकती है। वो ड्रोन से पूछता है कि क्या माना स्टोन सच में इलेक्ट्रिसिटी रिप्लेस कर सकता है। ड्रोन इसे कंफर्म करता है। तो किम इंक्वायर करता है कि वो और माना स्टोन्स कैसे पा सकता है। ड्रोन रिप्लाई करता है कि माना स्टोन्स अदर वर्ल्ड्स के क्रीचर्स से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। क्लियरली किम इस आइडिया से थ्रिल्ड नहीं है कि उसे एक मसल बाउंड मॉन्स्टर से कन्फ्रंट करना पड़े जो आसानी से उसे टीयर अपार्ट कर सकता है। वो ड्रोन को बताता है कि अभी माना स्टोन यूज करो, फिर फैसिलिटी में रश करता है वेपन्स गैदर करने के लिए। अंदर वो जितने वेपन्स हो सकें ग्रैब करता है, लेकिन एक सिस्टम विंडो उनकी प्राइसेस फ्लैश करती है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो वरीड है कि अगर वो सब कुछ मॉन्स्टर पे बहुत जल्दी थ्रो कर दे तो स्टॉक रन आउट हो सकता है। वो अनश्योर भी है कि क्या ये ब्लेड्स मॉन्स्टर की थिक स्किन पियर्स भी कर सकते हैं। वो फिगर करता है कि मॉन्स्टर को स्लोली वूंड करना उसे आउटराइट किल करने की कोशिश करने से बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। चूंकि क्रीचर उसके सब स्पेस में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए इसे एक बार में फिनिश करने की कोई रश नहीं है। वो इसे लिटिल बाय लिटिल इंजर करने पर फोकस करेगा, एंश्योर करते हुए कि वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करे या वेपन्स बहुत जल्दी रन आउट ना हो। किम मॉन्स्टर पर एक एक्स हर्ल करता है, लेकिन वो बस इसकी बॉडी को ग्रेज करता है, जो क्रीचर को और एनरेज कर देता है। अपनी ओरिजिनल प्लान फेल होने के साथ और अवेयर होते हुए कि उसकी वेपन सप्लाई लिमिटेड है, वो हैवी एक्स को एक और ट्राई देने का डिसाइड करता है, होप करते हुए कि इसका मोर नोटिसेबल इफेक्ट होगा इस बार। वो सिस्टम से पूछता है कि कितने एक्सेस स्टॉक में बचे हैं और उसके सरप्राइज के लिए उसे बताया जाता है कि 15 रिमेनिंग हैं। वो फार फ्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए नंबर उसे ऑफ गार्ड ले लेता है। वो क्विकली इन एक्सेस की लोकेशन चेक करता है और स्टोरेज एरिया पर पहुंचने पर वो शॉक्ड रह जाता है ये डिस्कवर करके कि एक्सेस इन्फिनिटली डुप्लीकेट हो रहे हैं। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि आइटम्स एक ऐसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं जो उन्हें एंडलेसली डुप्लीकेट होने देती है। हालांकि वो डैमेज्ड या ऑल्टर्ड हो सकते हैं, वो फुली डिप्लीट नहीं हो सकते। ये रेवलेशन किम को स्टंट छोड़ देता है। अगर सिस्टम सही है तो उसके पास वेपन्स की एंडलेस सप्लाई है। सरप्राइजिंगली सिस्टम इसे कंफर्म करता है। इस न्यू फाउंड नॉलेज के साथ किम रिलीव्ड महसूस करता है, जानते हुए कि अब उसे वेपन्स रन आउट होने की वरी करने की जरूरत नहीं है। वो जितने चाहे मॉन्स्टर पर थ्रो कर सकता है, अपने स्टॉक एग्जॉस्ट होने के डर के बिना। वो रियलाइज करता है कि शायद उसके शोल्डर्स मॉन्स्टर से पहले गिव आउट हो जाएंगे, लेकिन कम से कम उसके पास सीमिंगली अनलिमिटेड आर्सनल है। सिस्टम फिर एक और यूजफुल डिटेल रिवील करता है, उसे वेपन्स खुद थ्रो भी नहीं करने पड़ेंगे। वो प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता है, सब स्पेस से बाहरी दुनिया में आइटम्स शिप करके। सिस्टम क्लैरिफाई करता है कि शिपिंग हर 30 सेकंड्स में सिर्फ एक बार हो सकती है, लेकिन ये स्पीड उसके स्किल्स लेवल अप करने से बढ़ाई जा सकती है। किम क्विकली पूछता है कि वेपन्स कैसे लॉन्च करें और सिस्टम उसे बताता है कि उसे बस रजिस्टर्ड आइटम के बारे में सोचना है और शिप कहना है ताकि वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। जैसे ही सिस्टम ये एक्सप्लेन करता है, किम शिप कहता है और एक एक्स इनक्रेडिबल स्पीड से हवा में हर्टल करता है, मॉन्स्टर के ग्रोटेस्क फेस में स्लैम करते हुए और उसे इंस्टेंटली नीचे गिराते हुए। एक्स ड्रोन द्वारा लॉन्च किया गया था और जब किम थ्रो की स्पीड के बारे में पूछता है तो सिस्टम रिप्लाई करता है कि डिफॉल्ट शिपिंग वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। फाइनली किम समझ जाता है कि सिस्टम का अर्लियर शिपिंग स्पीड से क्या मतलब था। सिस्टम फिर इन्फॉर्म करता है कि वो स्पीड को मैक्सिमम 75 किलोमीटर पर आवर तक एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इससे फास्टर कुछ भी स्किल अपग्रेड्स रिक्वायर करेगा। नेचुरली किम पूछता है कि स्किल्स कैसे अपग्रेड करें और सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि वो माना स्टोन्स यूज करके ऐसा कर सकता है। इस पॉइंट पर किम उस मॉन्स्टर को याद करता है जिसे उसने अभी डिफीट किया था और रियलाइज करता है कि उसे प्रोग्रेस करने के लिए और क्रीचर्स से लड़ना होगा। वो क्विकली फैसिलिटी के अंदर गियर अप करता है। पहले वो लाइट वेट कॉम्बैट बूट्स ग्रैब करता है जिनकी प्राइस लगभग 50,000 KRW है और मैचिंग टैक्टिकल पैंट्स 87,000 KRW के लिए। एक बार जब वो सूटेड अप हो जाता है तो वो सोल मेट्रोपॉलिटन एरिया का डिटेल्ड मैप और एक परमानेंट मार्कर भी खरीदता है। वो ग्वांगजिन डिस्ट्रिक्ट के चारों ओर एक सर्कल मार्क करता है, फिर सराउंडिंग एरियाज को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हाईलाइट करता है। अपना रूट प्लान करके वो डिसाइड करता है कि नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करे और ग्रेजुअली अपने फाइनल गोल की तरफ बढ़े, इचियोन, जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ रीयूनाइट होने की होप करता है। चूंकि वो गनपो से स्टार्ट कर रहा है और उसके पास कार नहीं है, किम जानता है कि जर्नी लंबी होगी। भले ही ये कार या मोटरसाइकिल जितना फास्ट नहीं है,
एक रेगुलर बाइसिकल पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में इनक्रेडिबली वैल्यूबल है, और इस सिचुएशन में ये लैम्बोर्गिनी जितना ही अच्छा है। वो बाइक पर हॉप करता है और डेजोलेट लैंडस्केप में पेडल करता है। लगभग 30 मिनट्स के बाद नाइट फॉल्स और किम पहले ही लगभग 12 ऑर्क्स को नीचे ले चुका है। वो रिवील करता है कि उसने उन्हें डिफीट करने से एक वैल्यूएबल लेसन सीखा है, लेकिन वो एक्सप्लेन कर पाए इससे पहले एक नया मॉन्स्टर अपीयर होता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। किम क्विकली अपने सब स्पेस में रिट्रीट करता है, क्रीचर को बाहर छोड़ते हुए। जबकि मॉन्स्टर स्टक है, वो शिपमेंट एबिलिटी का फिर से इस्तेमाल करता है, हाई स्पीड पर एक एक्स लॉन्च करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली एक्स सिर्फ मॉन्स्टर के शोल्डर को हिट करता है, उसे वूंड करते हुए, लेकिन फिनिश नहीं कर पाता। 30 सेकंड्स के कूल डाउन पीरियड के साथ, इससे पहले कि वो फिर से शिप कर पाए, और 10 मीटर्स की रेंज लिमिट के साथ, किम रियलाइज करता है कि उसकी एबिलिटीज दो इंप्रेसिव और रिफाइनमेंट नीड करती हैं, और वो उन्हें माना स्टोन्स कलेक्ट करके और इंप्रूव कर सकता है। शिपमेंट के अलावा पैक्स की एबिलिटी के और एप्लीकेशंस हैं, और वो जल्द डिस्कवर करेगा कि वो क्या हैं। सडनली मॉन्स्टर मूवमेंट नोटिस करता है और घूमता है, सिर्फ एक्स को पोर्टल में वापस फ्लाई करते हुए देखने के लिए, और फिर रिटर्न होते हुए उसके फेस में फिर से स्ट्राइक करते हुए और उसे फिनिश करते हुए। ये एक्चुअली पैक्स की शिपमेंट एबिलिटी का सेकंड फंक्शन है, जिसे प्रोडक्ट रिट्रीवल के नाम से जाना जाता है, जो ऑटोमेटिकली डिस्पैच्ड आइटम्स को वापस लाता है। शिपिंग एबिलिटी जितना ही यूजफुल। किम रिट्रीवल फंक्शन का एक बार फिर इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर से माना स्टोन क्लेम करने के लिए, जबकि वंडर करते हुए कि वो क्रीचर को किल किए बिना माना स्टोन को सिंपली रिट्रीव क्यों नहीं कर सकता। वो फिर पैक्स से सेम क्वेश्चन पूछता है, और पता चलता है कि वो अपनी रिट्रीवल स्किल स्टोन पर तभी यूज कर सकता है जब मॉन्स्टर को किल कर दे, क्योंकि वो उस पॉइंट पर उसका हो जाता है। रिगार्डलेस, किम अपने सब स्पेस से बाहर स्टेप करता है और इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में एक और वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। पता चलता है कि स्ट्रेंज ऑक्स ही वो क्रीचर्स नहीं हैं जो हैवक व्रीक कर रहे हैं, विंग्ड मॉन्स्टर्स भी हैं, और वो जानता है कि उनमें से किसी एक को हंट करना सीरियस चैलेंज होगा। सडनली वो हेल्प के लिए क्राइज सुनता है, लेकिन वो सोर्स आइडेंटिफाई कर पाए इससे पहले सीन एक आदमी चॉय की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो डेस्परेटली फ्ली कर रहा है। वो इतना एग्जॉस्टेड है कि हर स्टेप पहले से हेवियर महसूस होता है, और एक फ्लाइंग क्रीचर उसका चेस कर रहा है। मॉन्स्टर स्वूप डाउन करता है, चॉय को पीछे से स्लैम करते हुए उसे ग्राउंड पर एगनी में क्रैश करते हुए भेज देता है। चॉय के पीछे एक और पर्सन है, लेकिन वो अपने फॉलन फ्रेंड की हेल्प कर पाए इससे पहले मॉन्स्टर उसके सामने लैंड हो जाता है, उसका पाथ ब्लॉक करते हुए। इसका फियर्स ड्रूलिंग माउथ सजेस्ट करता है कि ह्यूमन फ्लैश सबसे एपेटाइजिंग चीज है। हाउएवर, स्ट्रेंजली, मॉन्स्टर उसके सामने खड़े आदमी पर अटैक नहीं करता। इंस्टेड वो अपनी गेज चॉय पर फिक्स करता है, जो ग्राउंड पर पेन में राइथ कर रहा है। आदमी कंफ्यूज्ड कि मॉन्स्टर उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, रियलाइज करता है कि वो चॉय को ही टारगेट कर रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि वो ईजियर विक्टिम लगता है। वो हेल्पलेस महसूस करता है, अनश्योर कि हैंड में सिर्फ एक छोटी नाइफ के साथ क्या करे, डाउट करते हुए कि क्या ये मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तभी बाइसिकल बेल की साउंड हवा में रिंग करती है, और सरप्राइजिंगली ये हमारा बॉय है जो उनकी तरफ स्पीड कर रहा है। हालांकि इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि कौन या क्या अप्रोच कर रहा है। वो प्रोसेस कर पाए इससे पहले वो विटनेस करते हैं कि मॉन्स्टर जो उन्हें हंट कर रहा था एक प्रोजेक्टाइल से स्ट्रक हो जाता है, उसे इंपैक्ट की फोर्स से ग्राउंड पर स्लाइड करते हुए भेजता है। क्रीचर एक सिंगल एक्स थ्रो से गिर गया, दोनों आदमियों को स्टन्ड डिसबिलीफ में छोड़ते हुए। किम क्विकली चेक करता है कि क्या वो ओके है बुकी, लेकिन वो अभी भी शॉक में है। उनके माउथ्स अगपे हैं, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बाइसिकल पर कैसे एक फ्लाइंग वाइवन को बस एक एक्स से डिफीट कर सकता है। वो इमीडिएटली किम से पूछते हैं कि क्या वो सोल्जर है, अपने हेड्स बो करते हुए ग्रेटिट्यूड में उनकी लाइफ सेव करने के लिए। किम ग्लैड कि वो सेफ हैं, उनके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में अपनी यूनिफॉर्म की तरफ पॉइंट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो पैक्स एफसी का एम्प्लॉई है, और वो नोटिस करते हैं कि वो कंपनी का गियर पहने हुए है। ये रेवलेशन उन्हें और भी शॉक्ड कर देता है, क्योंकि उन्होंने अस्यूम किया था कि वो ट्रेन्ड सोल्जर है, उसके इंप्रेसिव स्किल्स और प्रेजेंस को देखते हुए। भले ही वो सोल्जर नहीं है, उसकी एबिलिटीज इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं कि अगर उन्होंने खुद नहीं देखा होता तो वो बिलीव नहीं करते कि कोई बाइसिकल राइड करते हुए बस एक एक्स थ्रो से वाइवर्न को नीचे ले आ सकता है। किम सरप्राइज्ड है यह पता लगाकर कि ये लोग एबिलिटीज के कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। उनमें से एक इसे कंफर्म करता है, मेंशन करते हुए कि उसने खुद एक अवेकेंड एबिलिटी गेन की है। हालांकि ये बस एक सिंपल ड्राइविंग स्किल है, जिसका उसे सर्कमस्टांसेस के तहत ज्यादा चांस यूज करने का नहीं मिला। चॉय फिर हंसता है, एडमिट करते हुए कि वो थोड़ा जेलस है क्योंकि उसने कोई एबिलिटी अवेकन नहीं की है।
किम पूछता है कि क्या नियर बाय और सर्वाइवर्स हैं, और चॉय एक्सप्लेन करता है कि नहीं है। वो करंटली ब्लॉक सी में है, जहां एक लॉजिस्टिक सेंटर है, जहां बहुत सारे लोग गैदर हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉन्स्टर्स भी। ज्यादातर लोग अटैक, किल या डिवावर हो गए। सिर्फ लगभग 10 से 15 सर्वाइवर्स बचे हैं, जो अब ब्लॉक सी के अंडरग्राउंड टर्मिनल में हाइड कर रहे हैं। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि वो ड्राइवेबल रोड सर्च कर रहे थे और एसेंशियल सप्लाईज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जब मॉन्स्टर ने उन पर अटैक किया। दूसरा आदमी सजेस्ट करता है कि वहां बात करने की इंस्टेड किम उनके साथ उनके लिविंग क्वार्टर्स में आए, 4th बेसमेंट फ्लोर पर। वो उसे अश्योर करता है कि मॉन्स्टर्स ने कभी उस एरिया को ब्रीच नहीं किया है, इसीलिए वो पीसफुली सो सकते हैं, और कुछ स्नैक्स भी ऑफर करते हैं। किम ऑफर को कंसिडर करता है, क्लियरली व्हीकल्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड, जिनका उन्होंने मेंशन किया था, क्योंकि उसे वर्किंग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन की डेस्परेट नीड है। इवेंचुअली वो उनके साथ ज्वाइन करने के लिए अग्री कर जाता है, हालांकि वो कॉशियस रहता है, अनश्योर कि क्या वो उन पर फुली ट्रस्ट कर सकता है। जैसे वो वॉक अवे करना शुरू करते हैं, हम ग्राउंड पर पड़े डेड मॉन्स्टर पर एक लास्ट ग्लांस लेते हैं। उस मोमेंट पर किम डिस्क्रीटली क्रीचर की बॉडी से माना स्टोन रिट्रीव करता है और उसे अपने सब स्पेस में स्लिप कर देता है, रिलीव्ड कि दोनों आदमियों को उसकी एबिलिटी के बारे में पता नहीं है। इस तरह उसके पास एक एस्केप प्लान है अगर चीजें रॉन्ग हो जाएं। वो हमेशा अपने सब स्पेस में रिट्रीट कर सकता है अगर जरूरत हो। कुछ देर बाद वो बेसमेंट पर अराइव करते हैं, जहां वो एक आदमी से एनकाउंटर करते हैं जिसने अभी अभी अकेले एक ऑर्क को नीचे किया है। चॉय अपने फ्रेंड के पास रश करता है, पूछते हुए कि क्या सब ठीक है और क्या हुआ। ऑर्क स्लेयर उसे अश्योर करता है कि सब वेल है, एक्सप्लेन करते हुए कि ऑर्क एक्सीडेंट से भटक गया होगा। फॉर्चुनेटली उसने उन्हें स्पॉट नहीं किया था, इसलिए वो इसे इजीली निकाल पाए। कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन अब वो लेस कॉन्फिडेंट हैं कि जगह ट्रूली सेफ है। किम मीनवाइल फियर का सर्ज महसूस करता है, रियलाइज करते हुए कि ये एरिया ट्रूली कितना पेरिलस है। उसके थॉट्स इंटरप्ट होते हैं जब ऑर्क स्लेयर पूछता है कि वो कौन है। चॉय एक्सप्लेन करता है कि किम वो है जिसने उन्हें वाइवर्न से सेव किया था और पैक्स एफसी के लिए काम करता था। वो ये भी मेंशन करता है कि किम क्वाइट पावरफुल है, दूरी से एक एक्स थ्रो से वाइवर्न को नीचे करने की वजह से। सभी अमेज्ड और क्यूरियस हैं कि उसके पास किस तरह की एबिलिटीज हो सकती हैं। उस मोमेंट पर एक वुमन उसकी तरफ रश करती है, एब्सोल्युटली एक्सटैटिक कि उसने योंगसू और बयांगाल को सेव किया। ओवरजॉयड वो एक छोटा सेलिब्रेटरी डांस करना शुरू कर देती है। बाकी ग्रुप गैदर होना शुरू करता है, उसे प्रेज से शावर करते हुए। किम इसे मॉडेस्टली ब्रश ऑफ करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि वो सिर्फ वही कर रहा था जो नेसेसरी था, जैसे वो इतना अटेंशन रिसीव करता रहता है। चॉय क्राउड को ब्रेकअप करने के लिए स्टेप इन करता है, उन्हें बताते हुए कि यंग गाय को टीज मत करो। तभी ऑर्क स्लेयर स्पीक अप करता है, रिवील करते हुए कि वहां सभी लोग एक डिकेड से ज्यादा समय से साथ काम कर रहे हैं और योंगसू और बयांगाल उसके लिए फैमिली की तरह हैं। वो उन्हें सेव करने के लिए अपनी डीप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और खुद को ली जीन मार्क के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, दिहोन एक्सप्रेस टर्मिनल का सेंटर मैनेजर। वो किम को थैंक करने के लिए रिस्पेक्टफुली बाव भी करता है, अपने 2 फ्रेंड्स को सेव करने के लिए। इंट्रोडक्शंस के बाद जीन मार्क किम को जगह का क्विक ओवरव्यू देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हालांकि वो टोटल सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकते, ये बाहर होने से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है। उनके पास लॉजिस्टिक्स सेंटर से फूड और वाटर का स्टॉकपाइल है और वो किम को एनकरेज करता है कि जितना चाहे खाओ और खुद को घर जैसा महसूस करो। जीन मार्क ऐड करता है कि उनके पास कुछ समय के लिए काफी सप्लाईज हैं और हमेशा लॉजिस्टिक्स सेंटर से और मिल सकती हैं अगर जरूरत हो। हाउएवर योंगसू इंटरप्ट करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि जिस लॉजिस्टिक्स सेंटर के बारे में वो बात कर रहे हैं वो सडनली वैनिश हो गया है। ग्रुप इस अब्सर्ड न्यूज पर वाइड आइड और स्पीचलेस रह जाता है। जीन मार्क इमीडिएटली पूछता है कि योंगसू का इससे क्या मतलब है। चॉय इसे कंफर्म करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि बिल्डिंग लिटरली डिसअपीयर हो गई है, इसीलिए वाइवर्न उनका चेस कर रहा था। बाकी स्केप्टिकल हैं, क्वेश्चन करते हुए कि इतना मैसिव स्ट्रक्चर सिंपली कैसे वैनिश हो सकता है। जीन मैक दो स्टन्ड इवेंचुअली रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, रीजन करते हुए कि अगर वो जैसे मॉन्स्टर्स जो उन्होंने एनकाउंटर किए हैं रियल हैं, तो एक डिसअपीयरिंग बिल्डिंग उतनी अनबिलीवेबल नहीं हो सकती। किम साइलेंट रहता है, अनश्योर कि लॉजिस्टिक्स सेंटर की डिसअपीयरेंस उसकी अपनी सब स्पेस एबिलिटीज से कनेक्टेड है या नहीं। ग्रुप को काल्म करने की कोशिश करते हुए मैनेजर उन्हें अर्ज करता है कि फोकस करें, स्टेटिंग करते हुए कि सिचुएशन चाहे जो भी हो उन्हें टनल के थ्रू डिग करना होगा, यहां रहना चीजों को सिर्फ वर्स बनाएगा। वो सभी को एनकरेज करता है कि स्ट्रांग रहो, कहते हुए कि उनका टाइम बस थोड़ा अर्लियर आ गया है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके टनल में हेडिंग स्टार्ट करनी होगी। पहले वाली वुमन अब फायर्ड अप ग्रुप को रैली करने की कोशिश करती है,
उन्हें रिमाइंड करते हुए कि लॉजिस्टिक्स सेंटर के बिना भी उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा और अपना रास्ता फोर्स करना होगा। किम मैनेजर की तरफ मुड़ता है, पूछते हुए कि फोर्सिंग देयर वे थ्रू का एक्चुअली क्या मतलब है। मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि सभी के होम्स एल्सवेयर हैं और व्हीकल्स अराउंड गेटिंग के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन रोड्स ब्लॉक्ड होने के साथ उन्हें थ्रू कोई रास्ता खोजना होगा। किम की इंटरेस्ट व्हीकल्स के मेंशन पर पीक्स और वो और डिटेल्स पूछता है। मैनेजर कंफर्म करता है कि उनके पास वर्किंग व्हीकल्स हैं, लेकिन कहता है कि सभी रोड्स ब्लॉक्ड हैं। एक गोल्फ कोर्स नॉर्थ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कंटेनर्स ईस्ट को ब्लॉक करते हैं और सदर्न योंगडोंग एक्सप्रेसवे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। बस रिमेनिंग एग्जिट वेस्ट में टनल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइवन्स के एक ग्रुप ने उस पर कंट्रोल ले लिया है। अब तक वो लॉजिस्टिक्स सेंटर से सप्लाईज स्कैवेंज करके सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास पुश थ्रू करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मैनेजर फिर किम को बताता है कि उसे टनल के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक्ड रोड्स सिर्फ व्हीकल्स को अफेक्ट करती हैं और पैदल या बाइसिकल पर एस्केप करने के और वेज हैं। किम हाउएवर इंसिस्ट करता है कि उसे भी एक व्हीकल चाहिए, बिलीव करते हुए कि टनल रूट लेना बेस्ट है। मैनेजर आगे आर्ग्यू नहीं करता और उसे बताता है कि वो उनके साथ ज्वाइन करने के लिए वेलकम है अगर वो इसके लिए अप है। किम ग्रिन करता है और कहता है कि वो उनके साथ काम करके हैप्पी होगा। वो अपने आप से ये भी सोचता है कि अपनी एबिलिटीज हिडन रखना अभी के लिए बेटर है। हालांकि ग्रुप नाइस लगता है, वो जानता है कि वो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपनी सिचुएशन के बारे में पूरी तरह फॉर्थकमिंग नहीं हो सकते। किम उनकी सीक्रेसी की नीड को समझता है और कॉशियस रहने की प्लान बनाता है। वो फिर मैनेजर की तरफ मुड़ता है, कहते हुए कि वो टनल और वाइवन्स की सिचुएशन चेकआउट करना चाहता है। वो क्लेम करता है कि वो अहेड स्काउट करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो अपनी एबिलिटीज यूज करके मॉन्स्टर्स को वाइप आउट करने और माना स्टोन्स कलेक्ट करने के लिए ईगर है। सीन ब्रीफली फ्लैशबैक करता है जब किम ने सेवरल मॉन्स्टर्स को डिफीट किया था और 5 मैजिक स्टोन्स सेव अप किए थे। इन स्टोन्स के साथ वो अब अपनी शिपिंग एबिलिटी के कूल डाउन को बस 5 सेकंड्स तक रिड्यूस कर पाया है। तभी वो 3 नई शिपिंग एबिलिटीज देखता है। पहली प्रिसाइज डिलीवरी है, जो टारगेट पर लॉक करती है और हिट गारंटी करती है। दूसरी सिमल्टेनियस डिलीवरी है, जो उसे एक साथ 2 आइटम सेंड करने देती है। तीसरी ऑटोमेटिक डिलीवरी है, जो उसे डेजिग्नेटेड आइटम्स ऑटोमेटिकली डिलीवर करने देती है एडजस्टेबल टाइमिंग के साथ। हालांकि ये एबिलिटीज अमेजिंग साउंड करती हैं, हर एक की कॉस्ट 10 स्टोन्स है और किम इन्हें ट्राई करने के लिए वेट नहीं कर सकता। हालांकि वो अभी भी ऑटोमेटिक डिलीवरी के एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में अनश्योर है। प्रेजेंट मोमेंट में किम ग्रिन कर रहा है, अपने कलेक्टेड माना स्टोन्स के बारे में थ्रिल्ड और अपने स्काउटिंग मिशन के लिए ईगर और अर्न करने के लिए, या ऐसा उसने सोचा। उसकी एक्साइटमेंट क्विकली डैश हो जाती है जब वो खुद को योंगसू के साथ स्टक पाता है, जो उन गाइज में से एक था जिसे उसने अर्लियर सेव किया था। जब किम पूछता है कि वो साथ क्यों टैग कर रहा है, तो योंगसू रिप्लाई करता है कि बाहर अकेले जाना बहुत डेंजरस है। किम ड्राइली उसे रिमाइंड करता है कि वो अर्लियर वाइवन से चेस किया जा रहा था, लेकिन योंगसू इंसिस्ट करता है कि मैटर नहीं करता, वो उसे अकेले जाने नहीं दे सकता। बिसाइड्स वो कॉन्फिडेंट है कि अगर जरूरत हुई तो किम उसे फिर से सेव करेगा। किम रिकॉल करता है कि योंगसू ने मेंशन किया था कि उसने ड्राइवर की एबिलिटी अवेकन की है, तो वो पूछता है कि क्या योंगसू कोई मैसेज विंडो या कुछ सिमिलर देख सकता है। योंगसू रिप्लाई करता है कि उसने कोई विंडो नहीं देखी है, लेकिन वो डीप डाउन महसूस करता है कि उसने कोई एबिलिटी अवेकन की है, ये बस अभी फुली डेवलप नहीं हुई है। ये आंसर किम को एग्जैक्टली कंफर्ट नहीं करता, जो और कंसर्न महसूस करना शुरू कर देता है। जैसे नाइट फॉल्स, वो डेजोलेट रोड पर अपनी बाइक पर क्रेजी स्पीड से जूम करते हैं। किम फियर में स्वेटिंग कर रहा है, जैसे वो योंगसू को एक लेग से बाइक स्टीयर करते हुए देखता है, जबकि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जब किम पूछता है कि वो ऐसे क्यों ड्राइव कर रहा है, तो योंगसू एक्सप्लेन करता है कि रोड कार से भरी है और देखना हार्ड है। सडनली योंगसू अहेड एक वाइवन स्पॉट करता है। किम क्विकली उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुछ नहीं देख सकता। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर ने फाइनली उन्हें नोटिस कर लिया है, और जैसे वो मेनेसिंगली स्टेयर करता है, योंगसू नर्वसली पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी एक प्रोजेक्टाइल वाइवन को स्ट्राइक करता है, उसे एक शॉट में नीचे ले जाते हुए योंगसू को अटरली शॉक्ड छोड़ते हुए। मीनवाइल किम काल्मली उसे बताता है कि फोकस करो और पीछे मत देखो। बोलते हुए वो डिस्क्रीटली माना स्टोन रिट्रीव करता है और उसे अपने सब स्पेस में स्टैश कर देता है। फाइनली योंगसू अहेड टनल नोटिस करता है और ब्रेक्स पर स्लैम करता है। किम पूछ पाए कि उसने रोड के बीच में क्यों रोका। इससे पहले आंसर क्लियर हो जाता है। वो एरिया के चारों ओर क्रॉल करते हुए मॉन्स्टर्स की हॉर्ड देखते हैं। योंगसू एब्सोल्युटली टेरिफाइड है और किम सरप्राइज नहीं होगा अगर योंगसू पहले ही मेजर से बियॉन्ड पैनिक कर चुका हो। जैसे मॉन्स्टर्स में से एक उनकी तरफ एडवांस करना शुरू करता है। योंगसू कन्विंस्ड है कि उनका टाइम अप है,
इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ भी ऐसा कोई वे नहीं है कि वो इतने सारे वाइवर्न्स को आउटरन कर सकें। जैसे योंगसू वर्स्ट के लिए ब्रेस करता है, किम रियलाइज करता है कि उसके पास अपनी सब स्पेस एबिलिटी यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो क्विकली अपना सिस्टम पुल अप करता है और अपने माना स्टोन्स डंप कर देता है, कूल डाउन को 30 सेकंड से बस 5 सेकंड्स तक रिड्यूस करने के लिए। कंफ्यूज्ड योंगसू पूछता है कि किम क्या कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता। मीनवाइल मॉन्स्टर रोर करता है और हर नियर बाय क्रीचर उन पर कन्वर्ज करना शुरू कर देता है। निक ऑफ टाइम में किम शिप चिल्लाता है और एक प्रोजेक्टाइल ड्रॉप होता है, मॉन्स्टर को निकालते हुए और योंगसू को सेव करते हुए। पीछे देखते हुए, अभी भी पैनिक करते हुए योंगसू की आईज वाइडन हो जाती हैं, जैसे वो उनके पीछे एक पोर्टल स्पॉट करता है। मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद किम क्विकली स्टोन्स ग्रैब करता है और योंगसू को बताता है कि पास रहो, यही एक वे है जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। योंगसू अग्री करता है, हालांकि वो कंप्लीटली क्लूलेस रहता है कि क्या हो रहा है या क्यों उनके पीछे एक लॉजिस्टिक सेंटर है। तभी और मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं, लेकिन किम स्विफ्टली एक को अपने एक्सेस यूज करके डील करता है। जैसे और मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, योंगसू पैनिक करता है और स्टंबल बैक करता है, इवेंचुअली किम के सबस्पेस में फॉल करते हुए। मॉन्स्टर सबस्पेस बैरियर में क्रैश करता है, जबकि योंगसू शॉक में ग्राउंड पे गिरता है। मॉन्स्टर खुद को रिगेन करता है और फिर से चार्ज करता है, लेकिन किम जस्ट इन टाइम अपने सबस्पेस में स्लिप कर जाता है। क्रीचर फिर से बैरियर में स्लैम करता है, इससे पहले कि एक और एक्स से निकाला जाए। योंगसू ऑव में देखता है, अनश्योर कि किस चीज से ज्यादा इंप्रेस्ड हो, लॉजिस्टिक सेंटर से या फ्लाइंग एक्सिस से। लेकिन वो एक चीज के बारे में सर्टेन है, किम के लिए ये मॉन्स्टर्स कुछ नहीं है, न्यूसेंसेस से ज्यादा कुछ नहीं, और ये टनल बस एक माइनर ऑब्स्टिकल है जिसे वो बिना स्वेट तोड़े क्लियर कर सकता है। योंगसू रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे बेस पर सभी डिलीवरी व्हीकल पर सेफ्टी और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रिलाई कर रहे थे और कैसे टनल उनके एस्केप रूट का पार्ट था। भले ही वो थ्रू बनाते, मॉन्स्टर्स अभी भी बाहर लर्क कर रहे थे, लेकिन किम के लिए चीजें डिफरेंट हैं। उसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए, क्योंकि वो किसी भी थ्रेट को ईज के साथ हैंडल कर सकता है। योंगसू जेलसी की टिंज भी महसूस करना शुरू करता है, सोचते हुए कि किम जैसी एबिलिटी के साथ वो अपनी फैमिली के साथ कितनी फास्टर रियूनाइट कर सकता है। वो वंडर करता है कि किम को फर्स्ट प्लेस में व्हीकल की जरूरत क्यों है। सडनली वो नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर्स रिट्रीट करना शुरू कर रहे हैं। किम इंट्रीग्ड है, नोट करते हुए कि ये क्रीचर्स एक्सपेक्टेड से स्मार्टर हैं, क्योंकि वो डेंजर में रश करने की बजाय फ्ली कर रहे हैं। जैसे किम मना स्टोन्स कलेक्ट करता है, योंगसू हवा में एक ब्लू स्टोन हवर करते हुए स्पॉट करता है और पूछता है कि ये क्या है। किम सरप्राइज्ड पूछता है कि क्या उसने कभी मना स्टोन नहीं देखा। योंगसू एडमिट करता है कि नहीं देखा, तो किम एक्सप्लेन करता है कि वो उन्हें अपनी एबिलिटीज बूस्ट करने के लिए यूज करता है। योंगसू फाइनली समझ जाता है और वंडर करता है कि क्या उसे कभी खुद एक यूज करने का चांस मिलेगा। ये क्लियर कर देता है कि योंगसू ने अर्लियर ऑर्क से माना स्टोन एक्सट्रैक्ट करने की बॉदर क्यों नहीं की। योंगसू पॉइंट आउट करता है कि किम जैसी एबिलिटीज के साथ वो आसानी से पूरी टनल को अपने दम पर क्लियर कर सकता है। किम रिप्लाई करता है कि वो टनल क्लियर करने के इंटेंशन से यहां नहीं आया था, वो बस इसे चेकआउट करना चाहता था। अगर ये मैनेजेबल लगता तो वो क्वाइटली स्नीक थ्रू करता और अपनी पावर्स शो ऑफ नहीं करता। योंगसू साथ टैग करने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन किम उसे रियश्योर करता है कि ये फाइन है। उसे एनीवे टनल का वे पता नहीं था, इसीलिए अगर वो अकेले आता तो इतनी फार नहीं पहुंच पाता। वो फिर सजेस्ट करता है कि वो वापस जाएं, क्योंकि वाइवर्न रिट्रीट कर गया है, लेकिन वो जल्द रिटर्न कर सकता है। उस मोमेंट पर योंगसू पूछता है कि किम कितनी फार ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहा है कि उसे व्हीकल की नीड महसूस हो रही है। किम एक्सप्लेन करता है कि वो अपनी फैमिली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अपने फाइनल डेस्टिनेशन के साथ इचोन गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट के पास। ये रेवलेशन योंगसू को सरप्राइज करता है, क्योंकि उसकी अपनी डेस्टिनेशन सेम रूट पर है। वो शेयर करता है कि वो इंचोन जा रहा है, जो वे पर है, और पूछता है कि क्या उसे साथ टैग करने देना बहुत ट्रबल होगा। तब तक किम हेजिटेट करता है, अनश्योर कैसे रिस्पॉन्ड करे, लेकिन योंगसू कंटिन्यू करता है, एडमिट करते हुए कि भले ही वो टनल के थ्रू बना ले, वो सेफली होम पहुंचने के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। उसकी ड्राइविंग एबिलिटी कॉम्बैट में ज्यादा हेल्प नहीं है, लेकिन चूंकि किम मॉन्स्टर्स से फेंड ऑफ कर सकता है, उसके पास अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होने का बेटर चांस हो सकता है। योंगसू फिर प्रॉमिस करता है कि वो किम को किसी और से फास्टर गैंग नाम तक पहुंचने में हेल्प करेगा, और स्वेयर करता है कि वो बर्डन नहीं बनेगा। वो इवन रास्ते में फूड प्रोवाइड करने की ऑफर करता है। किम इस पार्टनरशिप में कुछ मेरिट देखना शुरू करता है। योंगसू की ड्राइविंग स्किल्स इंप्रेसिव हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली उसके अराउंड होने से उसकी सीक्रेट एबिलिटीज हिडन रह सकती हैं। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट है, क्योंकि किम फियर करता है कि अगर उसकी पावर्स के बारे में वर्ड निकल गया तो लोग उसे यूज करने या एलिमिनेट भी करने की कोशिश कर सकते हैं।
दो वो शायद ओवरथिंक कर रहा है, स्टिल बेटर सेफ देन सॉरी। अल्टीमेटली किम योंगसू को साथ आने देने के लिए अग्री कर जाता है और योंगसू कैंडी स्टोर में एक चाइल्ड की तरह एक्साइटमेंट से बीम करता है। किम फिर उसे इन्फॉर्म करता है कि वो टनल क्लियर करने का काम हैंडल करेगा, लेकिन एम्फसाइज करता है कि योंगसू को उसकी एबिलिटीज सीक्रेट रखनी चाहिए और श्योर करना चाहिए कि बाकी इंटरफियर ना करें। योंगसू ईगरली अग्री कर जाता है, वाव करते हुए कि वो श्योर करेगा कि सभी कोऑपरेट करें और रास्ते से हट जाएं। हाउएवर, चीजें प्लान तरीके से नहीं चलती। योंगसू अपनी एक्साइटमेंट में सभी को बता देता है कि किम अपनी अवेकेंड एबिलिटीज यूज करके टनल क्लियर करेगा, बस उन्हें बाहर वेट करना है जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता। किम डिसबिलीफ में रह जाता है, रियलाइज करते हुए कि योंगसू ने अभी अभी सीक्रेट स्पिल कर दिया। बाकी न्यूज से स्टन्ड हैं और किम को एक्शन में देखने के लिए ईगर हैं, जबकि योंगसू प्राउडली एक्सप्लेन करता है। मीनवाइल किम अपनी बैड लक को कर्स करता है, जानते हुए कि वो अब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टक है। अंत में किम आगे स्टेप करता है और अनाउंस करता है कि अगली सुबह तक वो टनल क्लियर कर देगा ताकि सभी लीव कर सकें। अपने माइंड में उन्हें हेल्प करना बेस्ट ऑप्शन लगता है, खासकर क्योंकि उनके पास अभी फूड है जो चीजों को अभी काम रखना चाहिए। हाउएवर, एक बार सप्लाईज रन आउट हो जाएं तो केओस हो सकता है, इसलिए टनल क्लियर करना और सभी की सेफ्टी इंश्योर करना स्मार्ट है। तभी मैनेजर किम के पास अप्रोच करता है, स्टेटिंग करते हुए कि वो उसकी एबिलिटीज में प्राई नहीं करेगा या उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। इंस्टेड मैनेजर सभी की हेल्प करने के किम के डिसीजन के लिए रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करता है। वो थैंक्स के रूप में अपने रिजर्व्स बिजर्स से कुछ फूड ऑफर करता है, जो किम को सरप्राइज करता है। ये जेनरोसिटी ओवरवेलमिंग महसूस होती है। मैनेजर एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि किम ने टनल स्काउट करते हुए अपनी लाइफ रिस्क की, इसलिए कम से कम वो थोड़ा फूड ऑफर कर सकते हैं। अब जब वो उनके लिए टनल क्लियर कर रहा है तो उन्हें में लगता है कि वो उसे इनफ रिपे नहीं कर सकते। वो अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी ग्रेटिट्यूड ऑफर कर सकते हैं। किम इंसिस्ट करता है कि उसने ये अपनी रीजंस के लिए किया और उन्हें इतनी लेंथ्स तक जाने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें बताता है कि फूड अपनी फैमिलीज के लिए रखें, लेकिन योंगसू स्टेप इन करता है, किम को बताते हुए कि इसे एक्सेप्ट करो, उसे रिमाइंड करते हुए कि उसकी भी एक फैमिली है जिसके बारे में सोचना है। उस मोमेंट पर किम देखता है कि सभी अपने लव्ड वंस के साथ रीयूनाइट होने के लिए कितने ईगर हैं, जो उसे सैडनेस के सेंस से भर देता है। वो उन्हें लेट डाउन नहीं करना चाहता। अगली सुबह आती है और जब वो टनल एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो किम सभी को इंस्ट्रक्ट करता है कि पीछे रहें। वो टनल में पेडल करना शुरू करता है, डिटरमिन्ड कि इसे क्लियर करके रिटर्न करें। जैसे वो क्लोजर आता है तो वो अहेड मॉन्स्टर स्पॉट करता है, लेकिन सीन उसकी बैटल की तरफ शिफ्ट होने से पहले ये उसके चाइल्डहुड में फ्लैशबैक करता है। हम एक यंग किम को अपनी सिस्टर के साथ फाइट से सोर आई के साथ देखते हैं। वो अपने फादर को कंप्लेन करता है, जो उसकी सिस्टर के साथ एक और आर्ग्यूमेंट की तरफ ले जाता है, जो उनके डैड के सामने ब्रॉल के साथ एंड होता है। तभी उसके फादर कमेंट करता है कि वो कितने क्लोज लगते हैं, रिफ्लेक्ट करते हुए कि वो ओनली चाइल्ड था और हमेशा सिबलिंग्स के बीच बॉन्ड को एनवी करता था। वो उन्हें बताता है कि अपनी फाइटिंग के बावजूद वो इवेंचुअली रियलाइज करेंगे कि फैमिली कितनी प्रेशियस है। सडनली उनकी मदर रूम में बर्स्ट करती है, पेरेंट्स के बीच एक लाइवली आर्ग्यूमेंट स्पार्क करते हुए। किम उस मोमेंट में फैमिली की वार्म सेंस महसूस करता है। सीन प्रीवियस नाइट में वापस ट्रांजिशन करता है, जहां किम यह देखकर कि सभी अपनी फैमिलीज के साथ रियूनाइट होने के बारे में कितने एक्साइटेड थे, अपनी फैमिली मेमोरीज पर रिफ्लेक्ट करता है। वो जानता है कि वो पाथ क्लियर करने के लिए उस पर रिलाई कर रहे हैं। वो होप और एंटिसिपेशन से भरी रात बिताते हैं, किम के लिए वेट करते हुए कि वो उनकी सेफ्टी इंश्योर करे। मिडनाइट के बाद जैसे सभी स्लीप करते हैं, योंगसू बाथरूम यूज करने के लिए वेकअप होता है। नोटिस करते हुए कि किम मिसिंग है, योंगसू बाहर हेड करता है और पेट्रोलिंग गार्ड से पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा। वो उसे बताते हैं कि किम ने कुछ देर पहले फ्रेश एयर के लिए बाहर स्टेप करने का मेंशन किया था। क्यूरियस, योंगसू आगे वॉक करता है, एरिया स्कैन करते हुए, और इवेंचुअली किम को स्पॉट करता है। वो क्विकली पूछता है कि किम सो क्यों नहीं सकता, जिस पर किम रिप्लाई करता है कि वो वहां नहीं सो सकता। जैसे योंगसू अहेड देखता है तो वो स्टन्ड रह जाता है, व्हीकल को फूड और सप्लाईज से ब्रिम तक लोडेड देखकर। कंप्लीटली बैफल्ड, योंगसू पूछता है कि किम इतना सब कुछ क्यों गिव अवे कर रहा है। किम कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि उसने व्हीकल को वे डाउन करने से बचने के लिए सिर्फ आधी सप्लाईज लोड की हैं, लेकिन अश्योर करता है कि ये सभी के लिए मोर देन इनफ है। योंगसू और भी शॉक्ड है जब किम मेंशन करता है कि ये लास्ट व्हीकल है जिसे उसे लोड करना था। रियलाइजेशन हार्ड हिट करता है। अगर ये लास्ट है तो किम ने बाकी 15 व्हीकल्स को सेम अमाउंट ऑफ सप्लाई से पैक किया होगा। किम क्विकली योंगसू को बताता है कि इसे बाकियों से सीक्रेट रखे। अभी भी कंफ्यूज्ड,
योंगसू पॉइंट आउट करता है कि अगर किम ये सारी सप्लाईज गिव अवे कर रहा है तो उनके अपने जर्नी के लिए क्या बचेगा। किम नॉनचलेंटली रिस्पॉन्ड करता है कि उनके पास अभी भी प्लेंटी ऑफ सप्लाईज हैं। योंगसू अस्टाउंडेड रह जाता है, रियलाइज करते हुए कि किम ने जितनी रिसोर्सेज दी हैं वो एक पूरे लॉजिस्टिक्स सेंटर में मिलने वाली से ज्यादा हैं। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि किम के पास कितना स्टॉक बचा होगा। प्रेजेंट में वापस हम किम को एफर्टलेसली मॉन्स्टर्स को नीचे करते हुए देखते हैं, जैसे ये कोई बिग डील नहीं है। फाइटिंग करते हुए वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि कितना ईजियर होता अगर वो सभी लोगों को अपने सब स्पेस में डाल सकता और उन्हें सेफ्टी तक कैरी कर सकता। अनफॉर्चुनेटली उसका सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके करंट सब स्पेस लेवल के साथ ये इम्पॉसिबल है। हावेवर अगर वो सब स्पेस लेवल 2 तक पहुंच जाए तो वो 20 लोगों तक कैरी कर सकता है। लेवल अप करने के लिए उसे कम से कम 100 मैना स्टोन्स चाहिए। मेंटली काउंट करने के बाद किम नोट करता है कि लगभग 40 मॉन्स्टर्स बचे हैं, कुछ फ्ली कर रहे हैं। नंबर्स उसके लिए यहां लेवल अप करने के लिए इनफ नहीं है। वो रियलाइज करता है कि उसे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कोई और वे खोजना होगा, खासकर क्योंकि वो इवेंचुअली अपनी फैमिली को सब स्पेस में लाना चाहता है। सडनली किम फ्लीइंग मॉन्स्टर्स के बीच कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। क्लोजर इंस्पेक्शन एक स्ट्रॉन्गर, मोर इंपोजिंग वर्जन ऑफ अ वाइवर्न रिवील करता है, क्लियरली किसी तरह का बॉस लेवल मॉन्स्टर। यहां तक कि किम भी अनश्योर है कि वो किस चीज का सामना कर रहा है। सीन फिर टनल के बाहर वेट कर रहे ग्रुप को कट बैक करता है, एंक्शस होते हुए कि क्या किम अंदर ओके है। फाइनली वो उसे इमर्ज होते हुए देखते हैं, अपनी बाइक एफर्टलेसली पेडल करते हुए, जैसे वो लीजरली राइड के लिए बाहर गया हो। उसकी यूनिफॉर्म ब्लड से स्टेन्ड और ग्रुप एंक्शसली देखता है जब तक उन्हें उसकी स्माइल दिखती है। वो सेलिब्रेशन में बर्स्ट करते हैं, रिलीव्ड कि उनका मिशन सक्सेसफुल था। फाइनली सभी के लिए पार्ट वेज करने और अपनी फैमिलीज के साथ रियूनाइट होने का टाइम है। वो मैनेजर को धन्यवाद देते हैं कि उनके साथ स्टिक किया और उसे सेफ जर्नी होम की विश करते हैं। किम हिंट करता है कि अगर उन्हें कोई ट्रबल फेस करना पड़े तो कार्गो होल्ड ओपन करें। उसने एक छोटा सरप्राइज छोड़ा है जो शायद हेल्प कर सके। क्यूरियस लेकिन कंटिन्यू करने के लिए ईगर, वो अपनी ट्रक्स में बैठते हैं और स्लोली ट्रैफिक के थ्रू अपना वे बनाते हैं। टनल क्रॉस करने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हेड करने से पहले अपने फाइनल गुड बाइज वेव करते हैं। ट्रक में किम पैसेंजर सीट पर बैठा है, अभी भी उस मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा है जो उसने टनल में देखा था। वो अनश्योर है कि क्या वो रियली एक वाइवर्न था, क्योंकि वो फ्ली हो गया इससे पहले कि वो गुड लुक ले पाता। वो वंडर करता है कि क्या वो एक लीडर था या बस उन मॉन्स्टर्स का एडल्ट वर्जन जिनसे वो फाइट कर रहे हैं। उसके थॉट्स ट्रक के नीचे से आने वाली डिस्टर्बिंग क्रंचिंग नॉइज से इंटरप्ट होते हैं। टायर्स के पास देखते हुए वो देखते हैं कि उन्होंने कुछ कॉर्प्सेस पर रन ओवर किया है और ड्राइवर का फेस बोन्स ब्रेक होने की आवाज सुनकर सौरों से भरा हुआ है। यहां तक कि किम भी अपने फ्रेंड के एक्सप्रेशन में रिग्रेट नोटिस करता है, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रोड बॉडीज और रेकेज से भरी हुई है, कोई क्लियर पाथ नहीं छोड़ती। किम रिफ्लेक्ट करता है कि अगर उसका डिस्चार्ज बस 3 मंथ्स डिले हो गया होता तो वो शायद उन डेड सोल्जर्स में से एक बन जाता। सिचुएशन उनकी इमेजिनेशन से भी वर्स है। मॉन्स्टर्स अभी भी रिमेन्स पर फीस्ट कर रहे हैं। सडनली योंगसू उसे कॉल करता है, उसे अपने थॉट से स्नैप करते हुए। जब किम अहेड देखता है तो वो देखता है कि रोड ब्लॉक्ड है। योंगसू पॉइंट आउट करता है कि बार्ब्ड वायर ऐसा लगता है जैसे मिलिट्री ने किसी चीज को ब्लॉक करने के लिए सेटअप किया था और उन्हें कोई और रूट खोजना होगा। वो सजेस्ट करता है कि वो कोई और ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करें, लेकिन तभी किम ब्लॉक्ड ब्रिज के फार एंड पर कुछ नोटिस करता है। क्लोजर इंस्पेक्शन पर वो एक नए टाइप का मॉन्स्टर देखते हैं जिसका उन्होंने पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया, और ये क्लियर हो जाता है कि मिलिट्री क्या कंटेन करने की कोशिश कर रही थी। जबकि योंगसू पैनिक करता है और वापस टर्न करने पर कंसिडर करता है, किम इसे अपने सब स्पेस को लेवल अप करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखता है। वो रोड के साथ एक नैरो साइडवॉक स्पॉट करता है, दोनों साइड्स पर ब्लॉक्ड, और क्विकली सजेस्ट करता है कि वो इसके थ्रू ड्राइव करें। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास थ्रू जाने का प्लान है बिना वापस टर्न किए, और एक्साइटेडली योंगसू को बताता है कि ट्रक को पेडेस्ट्रियन पाथ के थ्रू पुश करो। योंगसू इस रिस्की आइडिया से हॉरिफाइड है, खासकर जब एक ऑर्क म्यूटेंट हाउंड्स के बीच अहेड अपीयर होता है पैक को स्कैटर करते हुए। मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अलोंग नहीं लगते थे। ऑर्क के साइज और स्ट्रेंथ में एडवांटेज के बावजूद म्यूटेटेड डॉग्स की शेयर नंबर्स उनकी साइड पर थीं। पुअर ऑर्क इतने रेवेनस पैक के अगेंस्ट कोई चांस नहीं था। जैसे उनके हॉलो माउथ्स रिलेंटलेसली उसके फ्लैश को टेयर करते हैं, ब्लड और मीट के चंक्स हर डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं, और हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट बस ब्रूटल सीन अनफोल्ड होता हुआ देख सकते हैं। योंगसू ट्रूली टेरिफाइड था, और हमारे हीरो की एबिलिटीज जानने के बावजूद वो सीरियसली स्ट्रेट अहेड जाने के प्लान की सैनिटी पर डाउट करता है। वो हेजिटेंटली पूछता है कि क्या किम रियली ब्रिज क्रॉस करने का इंटेंट करता है,
लेकिन किम अपनी स्किल्स में कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है। सोचते हुए कि ये उसके फ्राइटेंड कंपेनियन के बिलीव करने से ईजियर है। जैसे योंगसू कुछ करेज मस्टर करने की कोशिश करता है, किम सडनली उससे एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछता है। क्या उसने कभी ऐसे गेम के बारे में सुना है जहां 3 डिफरेंट रेसेस एक दूसरे के साथ वॉर में हैं? ये एक स्पेस स्ट्रैटेजी गेम था जिसे स्टारक्राफ्ट कहा जाता था, लेकिन चूंकि योंगसू ओल्डर था इसीलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। किम गेम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने लगता है। इसमें प्लेयर्स मैप्स कस्टमाइज कर सकते थे एंड फन के लिए सेटिंग्स ट्वीक कर सकते थे। किम का फेवरेट मैप लिमिटेड यूनिट्स और टेरेन के क्लेवर यूज के साथ मॉन्स्टर्स के वेव्स को होल्ड ऑफ करने के बारे में था। जैसा उसने देखा, करंट सिचुएशन उस गेम के क्वाइट सिमिलर थी। योंगसू को ऑब्वियसली कोई क्लू नहीं था कि किम ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहा है, लेकिन इससे रियली मैटर नहीं करता था। उसका जॉब सिंपली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना था। पहला स्टेप योंगसू के लिए कार को बार्ब्ड वायर बैरियर तक बैकअप करना था, इसे रिप डाउन करते हुए और जितना पॉसिबल हो उतना नॉइज बनाते हुए, सब म्यूटेंट हाउंड्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए जो ऑर्क पर फीस्ट करने में बिजी थे। उसके बाद किम का टर्न काम पर लगने का था। अपना सिस्टम एक्टिवेट करते हुए उसने एक स्किल अनलॉक की जिसे उसने यूज करने की प्लान नहीं की थी, लेकिन रियलाइज किया कि ये सिचुएशन के लिए परफेक्ट थी। ऑटो शिपिंग। उसने इसे अनलॉक करने के लिए 10 मैना स्टोन्स स्पेंड किए। फिर पैक्स को इंस्ट्रक्ट किया कि बाकी स्टोन्स शिपिंग स्पीड बूस्ट करने में स्पेंड करो। पैक्स क्विकली कंप्लाई करता है, डिलीवरी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज करते हुए। सब कुछ सेट होने के साथ किम म्यूटेंट हाउंड्स को कॉल आउट करता है, उन्हें इनवाइट करते हुए कि उनके मील के बाद उसका चेस करें। अनसस्पेक्टिंग क्रीचर्स चार्ज करते हैं, लेकिन वो फास्ट इनफ नहीं है। एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर उनकी तरफ जूम करता है और पैक को ओब्लिटरेट कर देता है। ये क्लियर था कि हाउंड्स के लिए टफ टाइम था। ये गेम उनके लिए फन नहीं था और ये बस एक रेफ्रिजरेटर से एंड नहीं होता। और आते रहते हैं और सेकंड्स के अंदर किम ने 12 माना स्टोन्स कलेक्ट कर लिए अपनी डिलाइट के लिए। एनहांस्ड शिपिंग रेंज और प्रिसीजन टारगेटिंग, जिसे उसने अपनी टनल क्लियरिंग के दौरान फाइन ट्यून किया था, परफेक्टली काम कर रही थी। अब किम ने इनिशियली एक्सेस यूज करने की प्लान की थी, लेकिन उसके अपग्रेडेड प्रिसीजन डिलीवरी सिस्टम के साथ रेफ्रिजरेटर्स कहीं ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए। उसने अर्लियर डिस्कवर किया था कि प्रिसीजन डिलीवरी स्किल फुली टारगेट्स ट्रैक नहीं करती, लेकिन सिर्फ उनकी मूवमेंट्स के बेस्ड पर ट्रेजेक्टरी को स्लाइटली एडजस्ट करती है। इन स्विफ्ट म्यूटेंट हाउंड्स के अगेंस्ट 100 किलोमीटर पर आवर पर फ्लाई करता हुआ एक्स अभी भी डॉज किया जा सकता था, जो इसे लेस रिलायबल ऑप्शन बनाता था। लेकिन रेफ्रिजरेटर अपने साइज और वेट के साथ एक साथ मल्टीपल एनिमीज निकालने के लिए आइडियल था। इससे मामूली ग्रेस कई हाउंड्स को क्रश करने के लिए काफी थी। इसके टॉप पर ऑटो शिपिंग फीचर ने चीजों को इनक्रेडिबली कन्वीनियंट बना दिया। किम को अब बैटलफील्ड मॉनिटर भी नहीं करनी पड़ती थी। सिस्टम ऑटोमेटिकली किसी भी अप्रोचिंग थ्रेट्स का केयर ले लेता था। अभी के लिए हमारा हीरो बस रिलैक्स कर सकता था, जबकि हाउंड्स क्लोजर आने की अपनी फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स कंटिन्यू करते थे। वो रेज से हाउल करते थे, लेकिन फ्लाइंग रेफ्रिजरेटर्स के अगेंस्ट हेल्पलेस थे। जैसे बैटल रिच करती रही। योंगसू ने पीछे देखने की मिस्टेक की। उसका जॉ नियरली ड्रॉप हो गया जब उसने रियलाइज किया कि वो क्या विटनेस कर रहा है। उसने सोचा था कि किम सिर्फ एक्सेस थ्रो कर सकता है, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से बियॉन्ड था। रेफ्रिजरेटर्स हवा में फ्लाई कर रहे थे, एक के बाद एक, हर 2 सेकेंड्स में। रेफ्रिजरेटर्स की शेयर नंबर अनबिलीवेबल थी। योंगसू फैथम नहीं कर पाया कि लॉजिस्टिक्स सेंटर में इतने सारे स्टॉक में क्यों होंगे। वो वंडर करने लगा कि क्या किम का सिस्टम समहाउ आइटम्स रिप्लेनिश करता है, जैसे एक्सेस रिट्रीव और रीयूज किए गए थे, लेकिन रेफ्रिजरेटर्स के साथ ये कैसे काम करता है। ये मिस्ट्री बनी रही। योंगसू शॉक में फ्रोजन खड़ा रहा, कॉम्प्रिहेंड करने में अनेबल कि वो क्या देख रहा है। उसने ये भी नोटिस नहीं किया जब किम उसके पास आया और कैजुअली पूछा कि क्या वो कुछ खाना चाहता है। योंगसू ने फाइनली चीजों को पीस टुगेदर किया और अपने सस्पिशंस कंफर्म करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा। वो वंडर करने लगा कि क्या ये पॉसिबल था कि किम की सप्लाई एक्चुअली इन्फिनिट थी। किम क्वेश्चन से थोड़ा टेकन अबैक था, अस्यूम करते हुए कि योंगसू ने इसे बहुत पहले फिगर आउट कर लिया था, लेकिन क्लियरली उसने नहीं किया था। ये पूरा टाइम योंगसू बिलीव करता था कि किम सिंपली हर यूज के बाद एक्सेस कलेक्ट कर रहा था, उन्हें रिचार्ज करने के लिए। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि किम के पास एंडलेस सप्लाई है। रियलिटी में किम अपने सिस्टम के साथ एक्सेस कलेक्ट करता था, लेकिन सिर्फ उन्हें अराउंड लाइंग होने से प्रिवेंट करने के लिए और एक्सीडेंटली किसी को हार्म करने से। इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद भी योंगसू को इन्फिनिट आइटम्स के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना हार्ड लगा। एक बार जब उसने अपने थॉट्स गैदर किए तो किम ने फिर से पूछा कि क्या वो कुछ खाना चाहता है। इमोशनली एग्जॉस्टिंग डे एंड्योर करने के बाद योंगसू को लगा कि कोक जीरो और एक डोनट उसके लिए मोर देन इनफ होंगे।
जैसे वो क्वाइटली अपने पीछे अपना फूड एंजॉय करते हैं, डिलीवरी सिस्टम रिलेंटलेसली म्यूटेंट हाउंड्स को स्कैटर कर रही थी। योंग सू थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करता है किम की एबिलिटीज और अपनी नाइविटी को अंडर एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन वो अभी भी मील के लिए ग्रेटफुल था। भले ही वो एंडलेस स्टॉक से आया था, किम शेयर करके हैप्पी था और योंग सू को धन्यवाद दिया कि उसने शुरुआत से उस पर ट्रस्ट किया। उसने योंग सू को बताया कि अगर उसे कभी कुछ चाहिए तो बस पूछना चाहिए, क्योंकि उसके पास लगभग सब कुछ स्टॉक में है। हावेवर, योंग सू किसी और की जेनरॉसिटी ओवरयूज करने के कीन नहीं था। किम ने पहले ही मॉन्स्टर्स के पाथ को क्लियर करके और उसे फास्टर होम पहुंचने में हेल्प करके इनफ किया था। एक बार जब वो ब्रिज क्रॉस कर लेते तो योंग सू को अपने हाउस पहुंचने में सिर्फ 1 आवर लगेगा। किम ग्लैड था यह सुनकर कि उसका फ्रेंड जल्द अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होगा। हालांकि वो सेंस कर सकता था योंग सू की वरी कि वहां उसका क्या वेट कर रहा है। योंग सू होप करता था कि उसकी फैमिली सेफ है और किम कंसर्न को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो अपने पेरेंट्स और सिस्टर्स के बारे में भी वरीड था। योंग सू को गिफ्ट देना चाहते हुए किम ने अपने फ्रेंड के टैटर्ड क्लोथ्स नोटिस किए और सोचा कि उसे इस तरह घर रिटर्न नहीं करना चाहिए। प्लस हाउंड्स अभी भी लिंगर कर रहे थे, इसलिए उनके पास क्लोथिंग इशू रिजॉल्व करने का टाइम था। बस क्वेश्चन ये था कि योंग सू किस स्टाइल को प्रीफर करेगा। और भी हेल्प रिसीव करने के बारे में थोड़ा अनईजी महसूस करते हुए योंग सू ने रिफ्यूज नहीं किया। वो जानता था कि किम के पास शायद वो है जो उसे चाहिए, एविएटर ग्लासेस और एक कूल जैकेट, एपोकलिप्टिक लैंडस्केप नेविगेट करने वाले टॉप क्लास ड्राइवर के लिए परफेक्ट आउटफिट। जस्ट इन टाइम आखिरी फ्यू हाउंड्स लगभग डील हो चुके थे। योंग सू की नई लुक ने उसे कॉन्फिडेंस की बूस्ट दी और ट्रक की ड्यूरेबिलिटी में रिन्यूड एश्योरेंस के साथ वो जाने के लिए रेडी था। वो स्पीड और प्रिसीजन के साथ मूव हुआ जो फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स को भी एनवियस बना दे। किम को ग्रैब करने का बेयरली टाइम मिला, इससे पहले कि योंग सू गैस पेडल फ्लोर कर दे। रिमेनिंग हाउंड्स के पास कोई चांस नहीं था, जैसे वो नैरो रोड पर स्पीड करते थे। योंग सू लाइटनिंग स्पीड से ड्राइविंग हैंडल कर रहा था, इतनी कि ऐसा लगा कि वो बस 20 मिनट्स में उसके होम पहुंच जाएंगे। लेकिन किम को डियर लाइफ के लिए होल्ड ऑन करना पड़ा। जैसे ट्रक ब्रोकन रोड्स के ओवर जूम करती थी, जैसे वो स्मूथ हाईवेज हों। किम डेस्परेटली योंग सू से स्लो डाउन करने के लिए कहता है, लेकिन ये फ्यूटाइल था। ऐसा लग रहा था कि वो सिक होने वाला था। फॉर्चुनेटली वाइल्ड राइड ज्यादा देर नहीं चली। वो फाइनली योंग सू की डेस्टिनेशन पर अराइव करते हैं, या बल्कि जो उसका बचा था। उसका होम अब रूइंस से ज्यादा कुछ नहीं था। योंग सू अपने हाउस के सामने खड़ा है, विंडो के थ्रू रेक्ट बिल्डिंग्स को देखते हुए। डिस्ट्रक्शन ओवरवेलमिंग है और वो खुद को रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि ये बिल्डिंग्स बस ओल्ड थीं, इसीलिए वो क्रम्बल हो गईं। लेकिन डीप डाउन योंग सू के हैंड्स शेक कर रहे हैं। वो अपने डोर स्टेप पर है, फियर से फ्रोजन, ड्रेड करते हुए कि अंदर क्या हो सकता है। थॉट उसे हॉन्ट करता है, क्या अगर उसकी फैमिली वहां नहीं है? क्या अगर वो डोर ओपन करके उनकी लाइफलेस बॉडीज पाता है? फियर सफोकेटिंग महसूस होता है। वो रिपीट करता रहता है कि वो सेफ हैं, कि जब वो डोर ओपन करेगा तो सब कुछ ओके होगा। लेकिन उसके हैंड्स मूव नहीं करते। वो पैरालाइज्ड है, हैंडल टर्न करने में अनेबल। किम उसके पीछे खड़ा होकर देखता है, एग्जैक्टली समझते हुए कि योंग सू क्या महसूस कर रहा है। उसने मेनियक की तरह ड्राइव किया था, जो नॉर्मली 1 आवर लगती है उस जर्नी को बस 20 मिनट्स में कवर करके, अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होने की होप से फ्यूल होकर। यह दिखाता है कि वो यहां पहुंचने के लिए कितना डेस्परेट था। लेकिन अब डोर के सामने खड़े होकर कुछ हॉरिफाइंग फाइंड करने की पोटेंशियल के साथ योंग सू खुद को मूव नहीं कर पाता। वो जानता है कि अगर उसे डोर के पीछे डेथ मिलती है तो शायद ये उसे भी डिस्ट्रॉय कर दे। इसे सेंस करते हुए किम आगे स्टेप करता है, योंग सू के शोल्डर पर सपोर्टिव हैंड रखता है और ऑफर करता है कि वो उसके लिए डोर ओपन करे। योंग सू फ्रीज हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन और फियर उसके फेस पर एच्ड है। ऑलमोस्ट टीयर्स के वर्ज पर वो किम से प्लीड करता है कि वो ये करे। किम अपने वर्स्ट नाइटमेयर को फेस करने के फियर को समझते हुए डोर तक स्टेप करता है। अगर वो योंग सू की पोजीशन में होता तो वो भी स्केर्ड होता, चाहते हुए कि कोई और उसके लिए इसे ओपन करे। योंग सू को एक लास्ट टाइम रिअश्योर करने के लिए वापस टर्न करते हुए किम उसे बताता है कि वो डोर ओपन करने वाला है। लेकिन किम का हैंड हैंडल तक पहुंचने से पहले डोर अंदर से ओपन हो जाता है। किम और योंग सू दोनों शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। योंग सू की आईज वाइडन हो जाती हैं, जैसे वो अपनी वाइफ और डॉटर को वहां खड़ा देखता है। उसकी वाइफ सॉफ्टली उसका नेम कॉल करती है, उसकी वॉइस वार्म, और उसकी डॉटर चिल्लाती है, डैडी। योंग सू की वाइफ क्राई करना शुरू कर देती है और जल्द ही वो भी ब्रेकिंग डाउन कर रहा होता है। वो उसकी तरफ रन करती है और तीनों टाइटली एम्ब्रेस करते हैं, जैसे वो कभी लेट गो नहीं करेंगे। ये डीपली इमोशनल मोमेंट है। किम शॉर्ट डिस्टेंस पर खड़ा होकर क्वाइटली देखता है, उन्हें स्पेस देते हुए। टीयर्स के थ्रू योंग सू अपनी वाइफ से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि डोर ओपन करना है।
वो एक्सप्लेन करती है कि उसने बाहर वॉइसेस सुनी और पीप होल के थ्रू उसे देखा, इसीलिए उसने ओपन किया। उसकी डॉटर अभी भी क्राई करते हुए ब्लर्ट आउट करती है, डैड, मुझे तुमसे नफरत है, तुमने मुझे इतने लंबे टाइम तक वेट क्यों कराया? मैं इतनी स्केर्ड थी। कुछ देर बाद योंगसू की वाइफ किम को बैकग्राउंड में खड़ा नोटिस करती है और पूछती है, ये कौन है? तभी योंगसू को किम की प्रेजेंस याद आती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड कर पाए इससे पहले किम की विजन ब्लर हो जाती है और सडनली वो कोलैप्स हो जाता है। योंगसू उसके लिए शाउट करता है, लेकिन किम कुछ नहीं सुन पाता। उसका बॉडी शट डाउन हो रहा है और 3 या 4 डेज प्रॉपर स्लीप के बिना एग्जॉस्शन फाइनली उस पर ओवरटेक कर लेती है। डार्कनेस उसे एनवेलोप करती है और वो ड्रीम में स्लिप कर जाता है। ड्रीम में वो स्ट्रक होता है, लेकिन फिस्ट से नहीं, पिलो से। उसके ऊपर खड़ी उसकी ओल्डर सिस्टर है, पिलो को प्लेफुल ग्रिन के साथ पकड़े हुए। वो इसे उस पर स्विंग करती है, उसे नीचे नॉक करते हुए, और किम उस पर येल करता है, पूछते हुए कि उसने इतनी हार्ड क्यों हिट किया। ये हर्ट करता है। वो कंप्लेन करता है, लेकिन वो बस अपनी आईज रोल करती है और कहती है, हार्ड, वो सॉफ्ट हिट थी, तुम इतने क्राई बेबी हो। वो अनफेज्ड है, इसे कुछ नहीं की तरफ ब्रश ऑफ करते हुए। मीनवाइल किम अपने डैड के पास रन करने और उस पर टेल करने के लिए रेडी है। वो स्टॉर्म ऑफ करता है, कंप्लेन करने के लिए डिटर्मिन्ड, लेकिन उसकी सिस्टर को कम केयर नहीं हो सकती। वो टॉल खड़ी होती है, पिलो को पकड़े हुए, जैसे उसने मंथ की पिलो फाइटिंग चैंपियनशिप जीत ली हो। सडनली सीन शिफ्ट होता है। किम के डैड उसके और उसकी यंगर सिस्टर के साथ बैठे हैं, उसके सिबलिंग क्वारल को मीडिएट करने की कोशिश करते हुए। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि अनोइंग चाहे वो कितने भी हों, फैमिली प्रेशस है। एक दिन किम रियलाइज करेगा कि वो कितना लकी है कि उनके पास वो हैं और उनकी छोटी फाइट्स में कितना लव है। उसके फादर उसे रिमाइंड करता है कि चाहे आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हों, उनका बॉन्ड ट्रेजर करने वाली चीज है। तभी किम की मॉम रूम में स्टॉर्म करती है, उसके डैड को स्कोल्ड करते हुए कि जब उसने पूछा था तो उसने डिनर में हेल्प क्यों नहीं की। वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसे बताते हुए कि उसे हेल्प चाहिए थी, लेकिन वहां वो बस लाउंज कर रहा है। सीन पूरी फैमिली डिनर टेबल पर कट करता है, डिलिशियस फूड एंजॉय करते हुए, लाफ करते हुए और स्टोरीज शेयर करते हुए। जैसे वो खाते हैं, किम की मॉम अपनी ओल्डर सिस्टर सोयुंग को सस्पिशियसली आई करती है और पूछती है कि क्या उसे किसी पर क्रश है, नोटिस करते हुए कि वो हमेशा अपने फोन पर है। नर्वस दिखते हुए सोयुंग एक्सप्लेन करती है कि वो बस अपनी फ्रेंड्स को नॉन स्टॉप टेक्स्ट कर रही है, बस ऐसे ही चलता है नाउअडेज। बाहर से उनकी फैमिली प्योर जॉय और वार्मथ से भरी हुई है। किम के डैड रेजिस्ट करने में अनएबल इस बारे में बात करता है कि कैसे सोयुंग बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है, सजेस्ट करते हुए कि वो लोकल मिडिल स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब चेकआउट करे। एक स्मर्क के साथ सोयुंग एडमिट करती है कि बॉक्सिंग क्लब वो रियल रीजन है कि उसने वो स्कूल चूज किया। किम के ईयर्स मिडिल स्कूल के मेंशन पर पर्क अप हो जाते हैं। एक ईयर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और हम किम को सोयुंग के सेम मिडिल स्कूल अटेंड करते हुए देखते हैं। वो एक्साइटेड है, नए फ्रेंड्स बनाने और फन करने के लिए रेडी, लेकिन चीजें क्वाइट उसकी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। नए फ्रेंड्स फाइंड करने की इंस्टेड किम डेली ओल्डर स्टूडेंट्स द्वारा बुली होता है। वो उसे बीट करते हैं, मॉक करते हैं, और किम जो सेंसिटिव होता है बैकफाइट नहीं करता। वो डे आफ्टर डे ब्लोज एंड्योर करता है, लेकिन फिर एक दिन कोई स्टेप इन करता है। सोयुंग, उसकी फियर्स ओल्डर सिस्टर, नेचर की फोर्स की तरह स्टॉर्म इन करती है। एक इंटेंस थ्रेटनिंग लुक के साथ वो बुलीज में से एक को हैंड से ग्रैब करती है और एक सिंगल पंच से उसे ब्रेक कर देती है। किम अपनी सिस्टर, अपनी रेस्क्यूअर को देखकर रिलीफ महसूस करता है, लेकिन वो रिलीफ शॉर्ट लिव्ड है। अपने ब्रदर की वीकनेस से फ्रस्ट्रेटेड सोयुंग डिक्लेयर करती है कि उसकी ट्रेनिंग अब स्टार्ट होती है, और इस तरह किम की अपनी रूथलेस सिस्टर के अंडर ग्रूलिंग ट्रेनिंग शुरू होती है। ये ब्रूटल है, लेकिन ये पे ऑफ करती है। जल्द कोई बुली किम के पास फिर से अप्रोच करने की डेयर नहीं करता। कुछ समय के लिए लाइफ सेटल डाउन लगती है। किम फ्रेंड्स बनाता है, खुद को एंजॉय करता है और मिडिल स्कूल के थ्रू कोस्ट करता है, लेकिन टाइम फ्लाई करता है और एक दिन उसकी यंगर सिस्टर नर्सिंग स्कूल में जॉब लैंड करती है, किम और सोयुंग दोनों को सरप्राइज करते हुए, जबकि किम अपने PS5 पर लाउंज कर रहा है, बेयरली कीप अप करते हुए। फिर एक मोमेंट आता है जो उसकी लाइफ को अपसाइड डाउन फ्लिप कर देता है। किम के डैड वॉक इन करता है और उसे बताता है कि टाइम आ गया है। किम पहले समझ नहीं पाता, लेकिन जब ये सिंक इन करता है तो हार्ड हिट करता है। ये उसके लिए मिलिट्री में एनलिस्ट करने का टाइम है। फैमिली वरी करती है, हालांकि किम ब्रेव फेस पहनने की कोशिश करता है। बाहर से वो टफ है, लेकिन अंदर वो ट्रेम्बल कर रहा है। वो अपनी फैमिली को लीव नहीं करना चाहता। और उसके बाद बाकी हिस्ट्री है। स्लोली किम की आईज ओपन होती हैं। वो डिसोरिएंटेड और थोड़ा अफ्रेड महसूस करता है, अनफेमिलियर बेड में लेटे हुए। उसे याद आता है कि कोलैप्स हुआ था, योंगसू के डोर के बाहर खड़ा होकर, उसकी फैमिली से मिलकर। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। उसका माइंड रेस करता है, क्या योंगसू ने उसे बिट्रे किया? इंस्टिंक्टिवली वो अपना पोर्टल ओपन करता है,
और एक हेवी एक्स निकालता है, इसे टाइटली ग्रिप करते हुए। सडनली एक काल्म वार्म वॉइस उसके थॉट्स इंटरप्ट करती है। किम टर्न करता है, स्टार्टल्ड, और योंगसू की वाइफ और डॉटर को टेबल पर देखता है, पजल्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखते हुए। रियलिटी उसे हिट करती है, वो योंगसू के हाउस में है। साइड की तरफ देखते हुए वो योंगसू को साउंड अस्लीप स्पॉट करता है, कंप्लीटली आउट। किम को डॉन होता है, वो इतना एग्जॉस्टेड रहा होगा कि वो डोर पर कोलैप्स हो गया। योंगसू की वाइफ ने कहा था कि वो फेंट हो गया था और तब से आउट था। वो शायद रियलाइज किया था, उससे ज्यादा वॉर्न आउट था। किम अपने हैंड्स में हेवी एक्स की तरफ ग्लांस करता है, मोमेंटरीली कंफ्यूज्ड कि उसने इसे ड्रॉ भी क्यों किया। वो क्या सोच रहा था? क्विकली वो इसे अपने पोर्टल में वापस स्टैश कर देता है, होप करते हुए कि किसी ने नोटिस नहीं किया, खासकर योंगसू की वाइफ ने। उसे वो देखने की जरूरत नहीं थी। वो पूछता है कि वो कितने देर से अस्लीप है और वो उसे बताती है कि बस कुछ आवर्स हुए हैं। फिर मूड शिफ्ट होता है, एक सॉफ्ट स्माइल के साथ। योंगसू की वाइफ उसे थैंक करना शुरू करती है, अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए सब कुछ के लिए जो उसने किया। किम उसके वर्ड्स का वेट महसूस कर सकता है, कैसे उसने योंगसू की लाइफ सेव की और उसे सेफली होम लाया। उसकी आईज में ग्रेटिट्यूड और उसका स्लाइट बो उसे अनईजी महसूस कराता है। किम इसका आदी नहीं है। ऑकवर्ड और थोड़ा नर्वस महसूस करते हुए, इसे कोई बिग डील नहीं की तरह ब्रश ऑफ करना चाहते हुए, वो सोचता है कि कैसे योंगसू ने भी उसकी हेल्प की थी। ये सब उस पर नहीं था। तभी योंगसू वेकअप होता है, अभी भी ग्रॉगी। वो अपनी वाइफ को बैकअप करने के लिए चाइम इन करता है, इंसिस्ट करते हुए कि किम ने उससे कहीं ज्यादा किया था जितना वो लेट ऑन करता है। योंगसू ऐसा लगता है जैसे किम को यहां ड्राइव करना कुछ नहीं था, किम के उसे बार बार सेव करने के कंपैरिजन में। योंगसू के लिए किम एक ट्रू लाइफ सेवर था। भले ही योंगसू नहीं बना होता, वो बिलीव करता है कि किम अपने दम पर थ्रू आ जाता। फिर योंगसू की वाइफ सब्जेक्ट चेंज करती है, कहते हुए कि सभी हंग्री होंगे। एटमॉस्फेयर फिर से शिफ्ट होता है, जैसे किम का स्टमक ग्राउल करता है, उसे रिमाइंड करते हुए कि उसने एजेस में नहीं खाया। वो मेंशन करती है कि योंगसू ने उसके बिना खाने से रिफ्यूज किया था, किम के वेकअप होने तक वेट करते हुए। किम स्माइल नहीं कर सकता। योंगसू उस गूफी ग्रिन के साथ साथ खाने के बारे में है। एक वार्म चकल के साथ वो डिसाइड करते हैं कि डिग इन करने का टाइम है। सडनली किम खुद को अपने सामने किमची स्ट्यू के बोल को स्टेयर करते हुए पाता है। साइट अलोन उसके माउथ को वाटर कर देती है। स्मेल उसे अपनी मॉम की मेमोरीज में वापस पुल करती है, उसे वार्मथ के बिटर स्वीट सेंस से भरते हुए। फूड फैंसी नहीं है। योंगसू की वाइफ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के लिए इवन अपोलोजाइज करती है, लेकिन किम के लिए इससे मैटर नहीं करता। ये उसकी फेवरेट मील है। सब कुछ के थ्रू जो वो गया है, किमची स्ट्यू जितना कंफर्टिंग कुछ भी नहीं लगता। पहला बाइट, प्योर ब्लिस। जिस मोमेंट स्ट्यू उसकी टंग को टच करता है, ये ऐसा है जैसे उसके माइंड में फायरवर्क्स गो ऑफ कर रहे हो। उसके बॉडी की हर सेल अलाइव महसूस करती है। फ्लेवर, वार्मथ, ये ऑलमोस्ट अनरियल है। और बस ऐसे ही वो वापस ले जाया जाता है। वापस जब वो अपनी फैमिली के साथ मील्स पे बैठता था, वापस सिंपलर टाइम्स में। लेकिन जैसे मील एंड होता है, किम सैडनेस की वेव महसूस करता है। 3 मंथ्स में पहली बार उसे ऐसा मील मिला था जो उसे होम की, फैमिली की याद दिलाता है, और उन्हें मिस करने की एज उसे ओवरवेल्म कर देती है। बाकियों ने उसकी क्वाइट सैडनेस नोटिस की, जिसने कॉन्वर्जेशन को वापस उनकी जर्नी की तरफ शिफ्ट कर दिया।